Hello everyone, good morning and welcome to ambitiousbaba.com. We are back with our daily current affairs. तो चलिए जानते हैं 2 सितंबर के करंट अफेयर्स क्या है। इसके अलावा अगर आपने हमारा वीकली रिवीजन करंट अफेयर्स क्लास मिस किया है तो ऊपर आई बटन में आप उसे चेक कर सकते हैं। 200 प्लस का पार्ट 4 पढ़ाया था हमने संडे को। चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। पहला सवाल, इनमें से किसने वियतनाम के ट्रान तुआन एन के साथ मिलकर 17वें एशियन इंडियन इकोनॉमिक मिनिस्टर्स की कंसल्टेशन को को चेयर किया था? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज बी, पीयूष वेद प्रकाश गोयल ने वियतनाम के ट्रान तुआन एन के साथ मिलकर 17वें एशियन इंडियन इकोनॉमिक मिनिस्टर्स की कंसल्टेशन को को चेयर किया था। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो जैसे कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि भारत के केंद्रीय मंत्री ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज एंड रेलवेज पीयूष वेद प्रकाश गोयल ने वियतनाम के मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड ट्रान तुआन एन के साथ मिलकर 17वें एशियन इंडियन इकोनॉमिक मिनिस्टर्स की कंसल्टेशन, जो कि एक वर्चुअल माध्यम से की गई थी 29 अगस्त को, उसे को चेयर किया है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि इस पर क्या चर्चा हुई थी। तो ये जो मीटिंग, कंसल्टेशन मीटिंग हेल्ड हुई थी, इसमें जो मंत्री हैं उन्होंने रीअफर्म किया था अपना कमिटमेंट, यानी कि आपसी कमिटमेंट। इसके साथ साथ कि कैसे जो कोरोना वायरस का नेगेटिव इकोनॉमिक इम्पैक्ट है उसे कैसे मिटिगेट किया जाए, उसके लिए क्या क्या कलेक्टिव एक्शंस लेना ज़रूरी है। इसके साथ साथ कि कैसे हमारा मैक्रो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और रेजिलिएंट सप्लाई चेन कनेक्टिविटी को मेंटेन किया जाए और उसे रिजॉल्व किया जाए। इसके साथ साथ WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रूल्स के तहत क्या क्या कंप्लायंस वो फॉलो करे, जिसके साथ साथ एक अनइंटरप्टेड फ्लो मेंटेन कर सके ऑफ एसेंशियल गुड्स एंड मेडिसिन इन द रीजन। चलिए बढ़ते हैं आगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा सवाल, इनमें से किस संगठन ने कानपुर शहर के मेट्रो रेल लाइन के लिए 650 मिलियन यूरोस निवेश करने का निर्णय लिया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज EIB यानी कि यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने 650 मिलियन यूरोस निवेश करने का निर्णय लिया है कानपुर शहर के मेट्रो रेल लाइन के लिए। चलिए आगे बढ़ने से पहले, EIB का ये मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स में 5वां इन्वेस्टमेंट है। इससे पहले वो यूपी के लखनऊ यानी कि यूपी शहर के कैपिटल लखनऊ के मेट्रो रेलवे प्रोजेक्ट में निवेश कर चुकी है। इसके अलावा 4 यानी कि टोटल 4 मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स में अब तक वो निवेश कर चुकी हैं। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो EIB ने 650 मिलियन यूरोस निवेश करने का निर्णय लिया है कानपुर शहर के पहले मेट्रो रेल लाइन के कंस्ट्रक्शन के लिए। और ये जो अग्रीमेंट है ये साइन हुआ था यूरोपियन यूनियन के जो एम्बेसडर है टू इंडिया यूगो अस्तुतो के वर्चुअल प्रेजेंस में। इसके साथ साथ उनका ऐसा मानना है कि 3 मिलियन लोगों को फ़ायदा होगा, यानी कि ये मेट्रो लाइन बनने के बाद 3 मिलियन लोगों को बेनिफिट होगा। उन्हें ग्रीनर, सेफर, फास्टर और अफोर्डेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुहैया कराया जाएगा। और इसके साथ साथ उनका ऐसा मानना है कि ये जो मेट्रो प्रोजेक्ट जब कंप्लीट हो जाएगा इसमें 1100 लोगों को नौकरियां भी मिलेंगी। और इसकी ये जो पूरी रेल लाइन है इसमें 30 मेट्रो स्टेशंस बनाए जाएंगे, जिसमें 18 मेट्रो स्टेशंस एलिवेटेड है यानी कि ज़मीन के ऊपर, और 12 मेट्रो स्टेशंस ज़मीन के अंदर है यानी कि अंडरग्राउंड। और इसकी जो लेंथ है वो लगभग 33 किलोमीटर है। तो चलिए अब एक बार रिविजन कर लेते हैं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वर्ष 2020 में भारत को किस किस पर्पस के लिए लोन सैंक्शन किया है। तो $177 मिलियन का लोन उन्होंने दिया था भारत को, जिसके तहत महाराष्ट्र के जो स्टेट हाईवेज हैं उनका जो 450 किलोमीटर का रोड लेंथ है उसे अपग्रेड किया जाए। इसके अलावा $346 मिलियन उन्होंने दिए थे भारत को, जिसके तहत महाराष्ट्र के जो ग्रामीण इलाकों हैं वहाँ पर रिलायबल पावर कनेक्शन प्रोवाइड किया जाए, जिससे महाराष्ट्र के गांव-गांव में सही ढंग से खेती की जा सके। इसके अलावा कोरोना वायरस से लड़ने के लिए उन्होंने भारत को $1.5 बिलियन का लोन सैंक्शन किया था। इसके साथ साथ
$60 मिलियन का उन्होंने लोन दिया था टू आवास फाइनेंसर्स लिमिटेड, जिसके तहत जो लो इनकम बोरोवर्स हैं, पर्टिकुलरली महिलाएं, उन्हें एक्सेस हो टू हाउसिंग फाइनेंस। इसके साथ साथ दिल्ली मीरठ RRTS के कंस्ट्रक्शन के लिए उन्होंने $1 बिलियन का लोन सैंक्शन किया है और $100 मिलियन का उन्होंने लोन दिया है टू द इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर थ्रू NIIF। चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा सवाल, इनमें से किस संगठन ने डेवलप किया है दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी, CSIR-CMERI ने डेवलप किया है दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो CSIR की CMERI यानी कि सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ये दावा किया है कि उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा यानी कि लार्जेस्ट सोलर ट्री डेवलप किया है और उसे इंस्टॉल किया है वेस्ट बंगाल के दुर्गापुर में। इसे इंस्टॉल किया गया है CMERI के रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में। और ये जो मॉडल है, सबसे अच्छी बात इस मॉडल की यही है कि एग्रीकल्चर कार्यों के लिए इसे कस्टमाइज किया जा सकता है एज पर द नीड एंड रिक्वायरमेंट। इसके साथ साथ ये जो सोलर ट्री है, इसकी कैपेसिटी है 11.5 kWp और इसकी जो एनुअल कैपेसिटी है उससे ये 12,000 से 14,000 यूनिट का क्लीन एंड ग्रीन पावर जनरेट कर सकेगी। ऐसा मानना है कि ईच मतलब यानी कि हर जो सोलर ट्री है जो डेवलप की गई है वो 10,000 से 12,000 टन का जो CO2 एमिशन है हमारे एनवायरनमेंट में उसे कम करेगी। तो चलिए बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा सवाल, इनमें से किस एयरपोर्ट ने जीता है CIIGBC का नेशनल एनर्जी लीडर और एक्सीलेंट एनर्जी एफिशिएंट यूनिट का अवार्ड एट द 21st नेशनल अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन एनर्जी मैनेजमेंट? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट या फिर हैदराबाद एयरपोर्ट ने जीता है नेशनल एनर्जी लीडर और एक्सीलेंट एनर्जी एफिशिएंट यूनिट का अवार्ड। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि GMR लेड राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने नेशनल एनर्जी लीडर और एक्सीलेंट एनर्जी एफिशिएंट यूनिट का अवार्ड जीता है 21वें नेशनल अवार्ड्स में फॉर एक्सीलेंस इन एनर्जी मैनेजमेंट। घियाल ने एक रिपोर्ट रिलीज की थी जिसके तहत ऐसा कहा जाता है कि राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने 4.55 MU का बचत किया है ओवर अ पीरियड ऑफ 3 years, जिसमें उन्होंने कई सारे सस्टेनेबल और ग्रीनर मेथड्स अडॉप्ट किए हैं एनर्जी कंजम्पशन को कम करने के लिए, उसे बचाने के लिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं ये अवार्ड ये जो किसने ऑर्गेनाइज किया था। तो इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द CII यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज और गोदरेज ग्रीन बिजनेस सेंटर ने मिलकर, और इनका जो 19वां एडिशन है ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी समिट, उसका वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हो रहा था एंड एक्सपोजिशन ऑन एनर्जी एफिशिएंसी 6 अगस्त से 28 अगस्त के बीच। इसमें ये पुरस्कार दिया गया है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। एक बार रिपीट कर लेती हूँ, राजीव गांधी जो थे वो भारत के 6th प्राइम मिनिस्टर थे, उनके नाम पर ये एयरपोर्ट का नाम रखा गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां सवाल, इनमें से किस बैंक के साथ वेदांता ने साझेदारी की है लॉन्ग टर्म सिंडिकेट लोन के लिए ऑफ 10,000 करोड़? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ वेदांता ने साझेदारी की है फॉर लॉन्ग टर्म सिंडिकेट लोन ऑफ ₹10,000 करोड़। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि वेदांता लिमिटेड ने 31 अगस्त को ये अनाउंसमेंट की है कि उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ टाई अप किया है एज फैसिलिटी एजेंट, और इसमें उन्होंने
SBI कैप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड को भी चुना है फॉर अ लॉन्ग टर्म सिंडिकेट लोन फैसिलिटी ऑफ 10,000 करोड़। इसमें 5,000 करोड़ रुपए अकेले SBI सैंक्शन करेगी। और चलिए अब बात कर लेते हैं सिंडिकेट लोन होता क्या है। जो एक सिंडिकेट लोन होता है, इसमें कई सारे ग्रुप लेंडर्स एक साथ आते हैं क्रेडिट देने के लिए टू अ लार्ज बोरोवर। जैसा कि आप जानते हैं कि जो 10,000 करोड़ की राशि है ये काफ़ी ज़्यादा है, तो ये पॉसिबल नहीं है एक बैंक कि किसी भी कस्टमर को दे, तो इसीलिए बहुत सारे लेंडर्स एक साथ आते हैं और इसे सिंडिकेट लोन कहा जाता है। तो इसमें SBI ने ये कंफर्म किया है कि 5,000 करोड़ इसमें अकेले SBI निवेश करेगा वेदांता लिमिटेड में, यानी कि उन्हें ये फैसिलिटी वेदांता लिमिटेड को SBI देगा। चलिए बढ़ते हैं आगे छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा सवाल, कितने धनराशि के लिए हमारे रक्षा मंत्रालय ने एक डील साइन की है विद BEML, TPCL एंड NLT, जिसके तहत वो पिनाका रॉकेट लॉन्चर्स को प्रोक्योर करेंगे। 5 ऑप्शन है हमारे पास। चलिए द आंसर इज A 2580 करोड़ का एक डील साइन की हमारी रक्षा मंत्रालय ने 3 अलग अलग एजेंसीज के साथ BEML, TPCL और LNT के साथ, जिसके तहत वो पिनाका रॉकेट लॉन्चर्स खरीदेंगे। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो मेक इन इंडिया का जो इनिशिएटिव है उसे बूस्ट करने के लिए हमारे रक्षा मंत्रालय ने 2580 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है भारत के 3 अलग अलग कंपनीज के साथ, जिसके तहत 6 आर्मी रेजिमेंट्स विद पिनाका मिसाइल सप्लाई किए जाएंगे। तो डिफेंस मिनिस्ट्री का जो एक्विजिशन विंग है उन्होंने ये साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट विद BEML यानी कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के साथ, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड के साथ और लार्सन एंड टूब्रो के साथ 31 अगस्त को। और ये जो खरीदे जाएंगे पिनाका मिसाइल्स, इन्हें ऑपरेशनलाइज किया जाएगा अलोंग द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया और इन्हें कंप्लीट किया जाएगा वर्ष 2024 तक। चलिए बढ़ते हैं आगे 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां सवाल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिसर्च रिपोर्ट इकोरैप के हिसाब से भारत की जो रियल GDP है वो कितने प्रतिशत तक घटेगी वित्त वर्ष 21 में। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज E -10.9% होगी भारत की रियल GDP इन फाइनेंशियल ईयर 21। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। जो भारत की इकोनॉमी है, जब उसने कॉन्ट्रैक्ट किया 23.9% फॉर द अप्रैल जून क्वार्टर, तो इकोरैप जो कि SBI की रिसर्च रिपोर्ट है, उन्होंने ये दावा किया है कि भारत की जो रियल GDP है वित्त वर्ष 21 के लिए ऐसा एक्सपेक्टेड है कि वो श्रिंक कर जाएंगी, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी टू 10.9%। इसके अलावा उन्होंने पहले ये अनुमान लगाया था कि जो भारत की रियल GDP है वो घट जाएगी बाई 6.8% वित्त वर्ष 21 के लिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि अलग अलग संस्थाओं ने भारत की GDP को कितने प्रतिशत तक आंका है फॉर फाइनेंशियल ईयर 21। तो सीरीज ने आंका है एट -5%, फिच और S&P ने आंका है एट -5%, केयर रेटिंग्स ने आंका है एट -6.4%, FICCI ने आंका है एट -4.5%, मूडीज ने आंका है 4% पे, IRR ने आंका है एट -3.5%, इकरा ने आंका है एट -9.5%, वर्ल्ड बैंक ने आंका है एट -3.2% और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने आंका है एट -4%। चलिए बढ़ते हैं आगे 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां सवाल, NSO यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने हाल ही में डेटा रिलीज किया है फॉर द अप्रैल टू जून क्वार्टर। इसमें भारत की जो GDP है वो क्या थी। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज E to 23.9% नेगेटिव थी भारत की GDP फॉर द अप्रैल जून क्वार्टर। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी कि NSO ने भारत की जो GDP है अप्रैल से जून क्वार्टर के लिए उसका डेटा रिलीज किया है, जिसमें भारत की GDP है एट -23.9%।
तो चलिए अब बात करते हैं एनएसओ के बारे में। तो ये जो एनएसओ ने जो डेटा रिलीज़ किया है ये आता है अंडर दी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि MOSPI। और ये जो भारत की जीडीपी का है ये पहला बेंचमार्क है ऑन दी स्टेट्स आफ्टर दी पैंडमिक, क्योंकि हम सब जानते हैं कि मार्च से भारत में लॉकडाउन था, तो ये पहला डेटा रिलीज़ किया गया है बाय दी ऑफिशियल सोर्सेस। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि जो जून क्वार्टर की जीडीपी का डेटा है वो वर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन है इन दी हिस्ट्री सिंस इंडिपेंडेंस, यानी कि 1947 के बाद जो जून क्वार्टर का जीडीपी है भारत का वो सबसे ज़्यादा चिंताजनक है, बिकॉज उसमें सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट की है भारत की जीडीपी। और ब्लूमबर्ग के जो इकोनॉमिस्ट है उनकी अगर माने तो ऐसा मानना है कि सिर्फ जून के महीने में भारत की जो जीडीपी है वो डिक्लाइन की है बाई 18%, यानी कि नेगेटिव गई थी सिर्फ जून महीने में बाई 18%। चलिए बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले हम बात कर लेते हैं अलग अलग देशों के बारे में जिनकी इकोनॉमीज हिट की गई हैं बाय दी पैंडेमिक। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस इमेज में कि ये जितनी भी इकोनॉमी है ये ऑलमोस्ट सब एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि इनकी, यानी कि ये जो G7 कंट्रीज़ है इनकी इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है। तो भारत सबसे पुअर परफॉर्मिंग है अपने जीडीपी में। फर्स्ट क्वार्टर में भारत की जो जीडीपी है वो है -23.9%। यूके की जीडीपी है एट -20.4%। फ्रांस की जीडीपी है एट -13.8%। इटली की जीडीपी है एट -12.4%। कनाडा की जीडीपी है -12% पर। जर्मनी की जो जीडीपी है वो है -10.1% पर। यूएस की जो जीडीपी है वो है -9.5% पर। और जापान की जीडीपी है -7.6% पर। इसमें खाली एक ही देश की जीडीपी है पॉजिटिव में गई है, वो है चाइना एट 3.2%। ये काफ़ी आश्चर्य की बात है बिकॉज चाइना से ही कोरोना वायरस फैलना चालू हुआ था, चाइना के वुहान शहर से। तो ये अप्रैल से जून क्वार्टर 2020 का डेटा है बाय अलग अलग कंट्रीज। चलिए बढ़ते हैं आगे 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां सवाल, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह यानी कि नेशनल न्यूट्रिशन वीक हर साल किस दिन मनाया जाता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज सी, यानी कि 1 सितंबर से 7 सितंबर के बीच में नेशनल न्यूट्रिशन वीक मनाया जाता है। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि जो ये नेशनल न्यूट्रिशन वीक है ये हर साल मनाया जाता है फ्रॉम 1 सितंबर टू 7 सितंबर, और इसे लॉन्च किया गया था बाय फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड इन द ईयर 1982। ये पूरा सप्ताह को एज नेशनल न्यूट्रिशन वीक मनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि लोगों को नॉलेज प्रोवाइड किया जाए कि न्यूट्रिशन कितना ज़्यादा ज़रूरी है बेटर हेल्थ के लिए। तो चलिए विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबा को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ऑल्सो प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट test.ambitiousbaba.com, जहाँ पर आपको कई सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, चाहे वो बैंकिंग के हो, SSC के हो, रेलवे के हो, जैप के हो, कैप के हो या फिर पैरा 13.2 के हो। इस वेबसाइट पर जाकर आप अपना डिज़ायर्ड मॉक परचेज कर सकते हैं और उसके बाद आप उसे एक्सेस कर पाएंगे 24/7 अपने अकाउंट में। इसके अलावा कोई सजेशंस हो या फिर कुछ कंप्लेंट्स हो तो हमें नीचे लिखकर ज़रूर बताइएगा, हमें उसका इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ ग्रेट डे।